देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर हमने पिछले चैप्टर में किया था। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इन्वेस्टमेंट की सारी कहानी करी थी। देखो, जो हमारा जेएम केन्स है वो कहता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस हो। ठीक है, और ऑब्वियसली एडी इज इक्वल टू एएस में ये मैंने आपको इन्होंने भी कर ही रखा है कि एडी हमारा सी प्लस आए, एएस हमारा सी प्लस है, सी से सी कट गया तो हमारा एस इज इक्वल टू आए। तो दो हमारी हो गई यहाँ पर अप्रोचेस कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हाँ, उसके अंदर अब तुम्हारा इधर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ना 40 हो जाएगा, तभी तुम्हारा वो मैच करेगा जाकर। इस वजह से जैसे पिछले चैप्टर में हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20 लिया था, यहाँ पर 40 रख लेना बस। ठीक है, तो टू अप्रोचेज हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एक एसआई अप्रोच। अब यहाँ पर एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑब्वियसली टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी लिए, तो हमने पिछले चैप्टर में ही बात कर ली थी। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हमने ऑटोनॉमस एज्यूम करा है, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होती। प्राइस लेवल भी हमने सोचा कि कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम हमारा शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है ये वाला। ठीक है, लॉन्ग रन में तो क्योंकि चीजें सारी एक्चुअली इक्विलिब्रियम में आने की थोड़ी चांसेस कम हो जाते हैं। ध्यान से सुन लो। अब फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या, एडी इज इक्वल टू एच, मतलब आपका सी प्लस आई कर्व जो है, केन्स ने क्या बोला, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है वो। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, वही पिछले चैप्टर का सी और आई। सी हमारा डायरेक्टली वेरी करता है विद द लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। आई हमारा एज्यूम टू बी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व एंड इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस में ही हमने पिछले चैप्टर में देखा। अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थोड़ा छोटा करके। वहां पर तो हमने दो पैराग्राफ बनाए थे ना, पहले हमने ये प्रूव करा था कि ए एस इज इक्वल टू वाई, फिर हमने ये प्रूव करा था वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। बस उसको थोड़ा सा छोटा करके इन्होंने बता दिया कि टोटल आउटपुट हमारा नेशनल इनकम के इक्वल है और 45 डिग्री लाइन से डिपिक्ट किया जाता है। और जब वो इनकम हमारी रिसीव हो जाती है तो या तो वो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है। तो ए एस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस एस कर्व। तो बस मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का याद रख लेना कि इन्वेस्टमेंट आपको 40 लेनी है, और एम्प्लॉयमेंट 0 10 30 एम्प्लॉयमेंट उधर नहीं थी उस चैप्टर में। इनकम का सेम डेटा है, वही सेम ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पर आपका y इज इक्वल टू सी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमारा 400 का है कि 400 होगी, 400 करोड़ 400 लाख या जो भी है। 400 करोड़ पर हमारी जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा s इज इक्वल टू आई है और ad इज इक्वल टू as चल रहा है। ठीक है, पहले एडीएस अप्रोच से बता रहे हैं तो इसलिए एएस हो गया हमारा वही वाई, तो इस वजह से हमारी 45 डिग्री लाइन, और एडी हो गया हमारा सी प्लस आई। तो ई हमारा हो गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जहां पर हमारा की जो डिजायर्ड स्पेंडिंग है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, सी प्लस एस के इक्वल है। और ओ वाई हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, मतलब इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सारा हमारा इधर ओ वाई पे चलेगा, छोड़ दो। ठीक है, टेबल में हमारी 400 करोड़ की जो लेवल ऑफ इनकम है दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये हमारा ना, ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क में आ जाता है, स्टार लगा लो इस बात पर बॉक्स करके। इफेक्टिव डिमांड वाला लेवल है ये हमारा। इफेक्टिव डिमांड क्यों, क्योंकि देखो इन लेवल्स पर क्या चल रहा है, एक्सेस डिमांड। ठीक है, इन लेवल्स पर क्या चल रहा है, डेफिशिएंट डिमांड। सिर्फ ये लेवल हमारा ऐसा है कि जितना मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड भी है, कि 400 आर्टिकल अगर डिमांड हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में तो 400 आर्टिकल ही प्रोड्यूसर्स भी सप्लाई कर रहे हैं। तो जितनी डिमांड है उतनी इफेक्टिव है, मतलब वो उतना मार्केट में माल आ रहा है, सप्लाई आ रही है, तो इस लेवल ऑफ इनकम में के केस में हमारी इफेक्टिव डिमांड चल रही होती है। ठीक है बच्चों, किसमें बता, एएस में सी प्लस एस होता है, क्योंकि एडी में हमारे 4 कंपोनेंट्स में हम ऑब्वियसली डिमांड कर रहे हो, तुम एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो तो कंज्यूम करने के लिए तो डिमांड कर रहे हो ना, या इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड कर रहे हो। ठीक है, ओके। इसके बाद अब तुम्हारा यहाँ पर ये मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 नंबर में भी कई बार आ जाता है, फिर तुम लोगों को थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा, चुटकू चुटकू नहीं लिखना पड़ेगा। देखो साफ बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 3 नंबर में आपकी 3/4 शीट भरो, जैसे मर्जी अपनी हैंड राइटिंग को मैनेज करो, खुला खुला लिखो, जो मर्जी करो, पर स्पेस मैटर करता है। ठीक है, और 4 नंबर में आपकी पूरी शीट भरनी चाहिए।
और ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपका एक क्वेश्चन 3/4 पर आकर खत्म हो गया, उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन मत स्टार्ट करना, कई बार वो काउंट होने से रह जाता है। नेक्स्ट शीट पर करो, हमने पैसे भर रखे हैं, वो नीचे का इतना स्पेस छूट रहा है, क्यों? उसके लालच में पड़ रहे हो तुम, छोड़ दो उस स्पेस को, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, वही स्मार्ट वर्किंग भी करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। व्हेन एडी इज मोर देन एएस, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया बच्चों? मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसमें मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके डैड काउंटर पर 500 आर्टिकल्स रख के बैठते हैं, और हाँ, और 2000 आर्टिकल उनके स्टोर में पड़े हुए हैं, ठीक है? अब उनको दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है, तो क्या वो अपना स्टॉक में, स्टोर में 2000 आर्टिकल रखना पसंद करेंगे? नहीं, वो निकालेंगे ऑब्वियसली, अपने उस इन्वेंट्री को, अपने उस स्टॉक को निकालेंगे, रिलीज करेंगे। तो जितना वो स्टॉक का लेवल मेंटेन करना चाह रहे हैं, उतना स्टॉक का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो यही इसका फाइनली आउटकम होता है कि जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, इट वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जितना उनका डिजायर्ड लेवल है, वो डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो व्हेन एडी इज मोर देन एएस, ऑब्वियसली सी प्लस आई कर्व लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन, मतलब आपका यहाँ पर ये एडी ज्यादा है और एएस कम है, तो आपका ये एडी कर्व यहाँ पर आपका इस लेवल पर, इस केस में आपका एडी इज मोर देन एएस, तो एडी कर्व लाइज अबव द एएस लाइन, 45 डिग्री लाइन. It means that the consumers and firms together would be buying more goods than firms are willing to produce. Obviously, फर्म्स भी तो डिमांड करती है ना, वो लोग चाहते हैं खरीदना, तो कंज्यूमर्स और फर्म्स टुगेदर एडी इतना ज्यादा कर रहे हैं, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, प्रोड्यूसर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एज अ रिजल्ट जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगा। अब इन्वेंट्री को बैक टू डिजायर्ड लेवल पर लाने के लिए डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, जब तक फिर से हमारी इकोनॉमी ओवाई के लेवल पर, जहाँ पर एडी इज इक्वल टू एस है, उस लेवल पर ना पहुंच जाए। उसके बाद फिर हमारी चेंज की टेंडेंसी थोड़ी सी रुक जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एडी इज लेस देन एएस। इसमें क्या है, ऑब्वियसली 500 आर्टिकल जो उनके डेस्क पर पड़े हुए हैं, काउंटर पर पड़े हैं, उसमें से भी उठा के शायद वो 300 आर्टिकल्स, क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड नहीं है, उसमें से भी 300 आर्टिकल्स उठाकर वो अपने स्टॉक में डाल देंगे, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही। तो आपका प्लान्ड इन्वेंट्री वुड राइज, क्योंकि ऑब्वियसली वो माल बिक ही नहीं रहा, पहला वाला नहीं बिक रहा, तो इस स्टॉक का लेवल बढ़ जाएगा। और इसमें एडी इज लेस देन एएस में आपका एडी कर्व 45 डिग्री लाइन से नीचे होगा, मतलब ये एडी कर्व आपका नीचे हो गया और एएस कर्व आपका ऊपर चला गया, ठीक है बच्चों? फिर से टू क्लियर द, अब तो हमारा स्टॉक बढ़ गया है, तो फर्म क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर देंगी, आउटपुट डिक्रीज कर देंगी, जब तक फिर से हमारा इनकम का लेवल ओ वाई पर इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाता, एडी इक्वल टू, फिर से वही इक्वल आने पर फिर से टेंडेंसी की उनकी चेंज की टेंडेंसी नहीं रहेगी। इसके बाद एसआई अप्रोच, एसआई अप्रोच में यहाँ पर ऑब्वियसली सेविंग, प्लान सेविंग इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम में, मैंने वहां पे भी बोल दिया था आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर ही आपका प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। ये जो एस इज इक्वल टू आई हो रहा है, ये आपका एग्जेंटे एग्जेंटे वाला है, एक्सपोस्ट वाला नहीं है, ठीक है? तो फिर इन्होंने अब यहाँ पर सिर्फ एस और आई लिया। अब यहाँ पर देखो, ये चीज मैं आपको बता रही थी जब मैंने कर्व में आपको एक्सप्लेन करा था कि यहाँ की परपेंडिकुलर लाइन अब इधर यहाँ पर टच नहीं करेगी, ये आई के साथ टच कर लो इन्वेस्टमेंट कर्व के साथ, फिर एस वाले अपने कर्व को अकॉर्डिंगली प्लान करो कि वो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर जाए। कह सकते हो आप इसको वैसे कि एडीएस से एसआई अप्रोच का डेरिवेशन। हाँ, क्वेश्चन एसआई अप्रोच में बनाना है आपको, अगर वो डायरेक्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पूछेंगे तो तब आपने ये बनाना है, ठीक है? एडीएस में सिर्फ वो बनाना है, इसमें एडीएस और एसआई दोनों बनाओगे, ठीक है? वही बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर है, यहाँ पर एक्जेंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट, ओ वाई हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, इनकम और सब कुछ है, ठीक है? और फिगर में हमारा 400 करोड़ का है और 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 40 करोड़ की ही सेविंग है, आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ पर 40-40 दोनों 40 हैं, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है बच्चों? इसके बाद देखो, अब मैंने ना ये चीज आपको बोली थी, अगर आप इधर ध्यान से देखो इस पूरी वाली टेबल में, इन लेवल्स पर एडी इज ग्रेटर देन एएस, पर एस इज लेस देन आई है, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस का हमने आउटकम क्या किया था कि एडी जब हमारा ग्रेटर देन एएस है, उस केस में हमारा प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो ये यही सेम सिचुएशन एस इज लेस देन आई में बनेगी, ठीक है? उसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपने, एक्सप्लेन ये करना है, देखो आप बस सिंपली इस बात को सोचो कि सेविंग ज्यादा है, पहले मैं लेस देन बताती हूँ, सेविंग कम है, ठीक है? सेव कम कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं,
कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे, डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेविंग कम है, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा है। तो यही बोला है, देखो, if planned saving is less than the planned investment before the point E, it means households are consuming more and saving less. मतलब जितना फर्म्स एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि वो कंज्यूम करेंगे, वो उससे ज्यादा कंजम्पशन की डिमांड आ गई, उससे ज्यादा कंजम्पशन की डिमांड आ गई, ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। फर्म्स ने जितना सोचा था उससे ज्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो इन्वेंट्री का लेवल आपका फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। यस, फिर वही सेम कहानी है कि इन्वेंट्री को दोबारा इक्वल लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट बढ़ाना पड़ता, जो एडी, हाँ, एडी ग्रेटर देन एएस में जो था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप लोग भी अपनी बुक में लिख कर चलोगे ना सब चीजें, तो बहुत इजी रहेगा। यही सेम सिचुएशन एडी इज ग्रेटर देन एएस में था, जो एस लेस देन आई में। अब एडी लेस देन एएस वाला सिचुएशन एस इज ग्रेटर देन आई वाला है, इसमें इन्वेंट्री का लेवल बढ़ जाना था। अब यहाँ पर आपका सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, जितना फर्म्स ने सोचा था कि वो कंज्यूम करेंगे, डिमांड करेंगे, उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली वो डिमांड करने नहीं आ रहे, डिमांड करने नहीं आ रहे, तो जो काउंटर पर 500 आर्टिकल थे उसमें से भी 300 आर्टिकल पीछे डल जाएंगे। फिर वही अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री को ठीक करने के लिए वही डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और वो सारी कहानी होगी, ताकि फिर से हमारा प्रोडक्शन इक्वल आ जाए, हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए और एडी इज इक्वल टू एएस हो जाए इक्विलिब्रियम में। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो कहते थे कि सिर्फ ना भाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो तब भी हो सकता है जब कुछ कुछ लोग कम भी एम्प्लॉयड हो, ठीक है, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। पर क्लासिकल कहते थे कि नहीं, सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली कहानी में नहीं होगा। पर जो केन्स है, केन्स कहते हैं नहीं जी, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी, तो कहीं ना कहीं तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल आएगी ना। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाले में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसमें आपने एक ही एडी और एक ही एएस कर्व बनाना है। फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉइंट ई पर हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, जितने लोग काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट पर उनको काम मिल रहा है, कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली कहानी नहीं है, सबको काम मिल गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या कहानी है, एडी इज इक्वल टू एएस तो फिर भी होगा, ठीक है। आपका नया एडी कर्व, क्योंकि लोग कम एम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली जो नया एडी कर्व है वो एडी 1 हो जाएगा, और वो एडी 1 हमारा ओरिजिनल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से थोड़ा नीचे होगा, पर वो भी तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, पर वो इक्वल तो होगा। तो वे कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये लेवल थोड़ा सा हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा उन्होंने बोला कि यहाँ पॉइंट एफ पर हमारा लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इज इक्वल टू एस है, इसका मतलब जो ओ क्यू वन जो है वो ओ क्यू वन जो है ओ क्यू से कम है, जो एफ सिग्निफाई करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम, मतलब ये एफ पॉइंट पर उस नए वाले एडी ने लेसर डिमांड वाले कर्व ने हमारे एएस कर्व को इंटरसेक्ट करा। ऐसी ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट में मतलब लोग अपनी कैपेसिटी से, अपने नॉर्मल काम से भी बढ़ के, कुछ साइड इनकम सब धंधा चल रहा है उनका, तो वो ज्यादा कमा रहे हैं, तो ज्यादा कमा रहे हैं तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो नया एडी कर्व हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एडी कर्व से थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ये लेवल था, तो उसके बाद ही ये क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर एडी 1 इज इक्वल टू एस पॉइंट जी पर, पॉइंट जी बता दिया इन लोगों ने, यहाँ पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फंडा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कोई भी प्रोड्यूसर जितना भी पैसा लगाता है, वो उस पैसे से अपनी चेंज इन इनकम से, उसका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट करा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा उसकी इनकम होती है, ठीक है। तो जो इनकम है वो इनकम का चेंज इन्वेस्टमेंट के चेंज से कई टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। मिनिमम 1 होगा, ठीक है। अगर उसने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो शायद वो 100 करोड़ ही कमाए, और फिर उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि नहीं उसका काम प्रॉफिटेबल नहीं है तो शायद बंद कर सकता है। बट नॉर्मली हर एक इंसान, आप लोगों के डैड्स भी काम करते हैं तो आप देखते हो कि जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उससे कई टाइम ज्यादा वो ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, और उससे भी ज्यादा वो अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगेन जेएम केन्स का कंट्रीब्यूशन है ये। केन्स ने ये बिलीव किया था कि इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स, ठीक है। 1 टाइम तो है, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका
जो इन्वेस्टमेंट आपने करी उसमें और चेंज इन इनकम में, इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड उसकी वजह से रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, की इनकम कितनी इंक्रीज हुई, तो इसको हम के से डिनोट करते हैं। इन प्रैक्टिस ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो इनकम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट, मतलब आपके डैड ने 100 करोड़ लगाया तो सिर्फ 100 करोड़ तक वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर काम धंधा प्रॉफिटेबल है तो वो और टाइम्स कमाना चाहेंगे, ठीक है। बट इट चेंजेस सेवरल टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन अदर वर्ड्स चेंज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीपल एक्सप्रेसेस एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो के का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया कि 4,000 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 16,000 करोड़ कमाया, तो के इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने आपको मल्टीप्लायर और एमपीसी की ये कहानी बोली थी कि अगर हम एक सिंगल पर्सन के रिगार्डिंग, मेरा एमपीसी है, ध्यान से सुनियो प्रांजल, शिखा का एमपीसी है 20%, इसका मतलब शिखा सेव ज्यादा करती है, ठीक है। प्रांजल का एमपीसी है 80%, इसका मतलब प्रांजल सेव कम करता है, वो कंज्यूम ज्यादा करता है। तो शिखा अगर सेव ज्यादा करती है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेगी, तो उसके के का आंसर भी ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एमपीसी कम है किसी का तो उसका के का आंसर बड़ा आना चाहिए, किसी का मतलब एक सिंगल पर्सन का। पर मैंने आपको क्या बोला था, हम यहाँ पर मैक्रो के लेवल पर हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, एमपीसी में और के में। पर हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्रो के लेवल पर हम काम कर रहे हैं। तो मैक्रो में तो ये कहानी है कि शिखा अगर ज्यादा खर्चा कर रही है तो वो कहाँ पे खर्चा कर रही है, शॉपकीपर्स के पास जाकर शॉपिंग कर रही है, तो प्रोड्यूसर्स की तो इनकम बढ़ रही है ना, ठीक है। तो अगर किसी इकोनॉमी में, इकोनॉमी एज अ होल एमपीसी कम है तो के भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये किस फंडा पर बेस्ड है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक सिंगल पर्सन का अगर आप देखो तो सिंगल पर्सन का एमपीसी तो उसके के से इनवर्सली रिलेटेड है, पर हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टर्स कमा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप शॉपिंग ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कि हायर द एमपीसी मोर विल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, ठीक है। तो हायर एमपीसी तो मल्टीप्लायर विल बी मोर, लो एमपीसी मल्टीप्लायर विल बी लेस, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला याद करना है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो अगर हम 1/1 माइनस एमपीसी बोल रहे हैं तो इस एक और फॉर्मूला हो गया 1/एमपीएस। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, नहीं है, ठीक है, ये 1/एमपीएस हो गया। तो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे। तो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्स रिलेटेड टू एमपीएस। मैंने आपको इसमें ये बोला था कि आप इसका वाला डेटा लर्न कर लेना, तो आपको ये निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। 1 2, ठीक है, आप फॉर्मूला में पुट कर लेना के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1/एमपीएस, तो इसका मतलब एमपीएस कितना हो गया, 1 हो गया, एमपीएस 1 हो गया तो ऑब्वियसली एमपीसी 0। अब 2 इज इक्वल टू 1/एमपीएस, तो इसका मतलब एमपीएस आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.50, तो ये 0.50 तो ये भी 0। 3 इज इक्वल टू 1/एमपीएस, तो एमपीएस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.33, तो अगर ये 0.33 तो ये 0.67। तो ये डेटा लर्न करना ज़्यादा, और फाइनली 10 के बाद इसको एक इनफाइनाइट वैल्यू भी ले लेना, तो इनफाइनाइट वैल्यू में ऑब्वियसली समथिंग अपॉन जीरो, 1/0 एक तरह से, तो वो 0 है तो इसका मतलब एमपीएस 0 है, एमपीएस 0 है तो एमपीसी 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के की इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, ठीक है बच्चों, ये याद रखने वाली कहानी है बस। इसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर से इसी फंडा पर बेस्ड है कि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। तो यहाँ टेबल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर इनिशियली चेंज इन इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन ने 100 करोड़ किया और एमपीसी इकोनॉमी में चल रहा है 0.90, ठीक है, ध्यान से सुन ले, एमपीसी अगर 90 है तो के इज इक्वल टू 1/0.10 कर दूं, ठीक है, एमपीएस, तो के का आंसर 10 आना चाहिए ना। तो अगर इनिशियली उस बंदे ने चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10, चेंज इन सॉरी के 10 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट उसका 100 का है, तो चेंज इन इनकम फाइनली कितना होगा 1000 ना। तो आप देखो फाइनली आपका यहाँ पर आकर एंड 100 पर, इन्वेस्टमेंट तो क्योंकि एक ही थी, एक ही बारी उसने चेंज इन इन्वेस्टमेंट करा, ये राउंड पर राउंड चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में वो कितना कमाएगा, सेकेंड राउंड में, पापा ने 100 करोड़ लगाए तो पहले ही दिन थोड़ी ना वो 100 करोड़ बना लेते हैं,
मिनिमम मिनिमम 100 बनाएंगे। हाँ ये एजम्पशन है, एजम्पशन, एजम्पशन है। हाँ हो सकता है वो हमारा 100 करोड़ भी ना है। देख बेटा, के अगर हमारा 10 आया यहाँ पर, क्योंकि हमने एमपीसी को 0.90, तो के मैंने यहाँ पुट किया। के का एक और फॉर्मूला होता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्ट डेल्टा, नहीं नहीं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है बेटा। तो हमारा डेल्टा आई हमने 100 एज्यूम करा, तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, तो डेफिनेटली चेंज इन इनकम फाइनली बहुत सारे राउंड्स के बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका 1000 ही होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट राउंड में, तो आप चेंज इन इनकम 100 करोड़ ही कमाओगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो 1 है ना, 10 टाइम्स तो हो जाएगा वो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में 100 कमाया, 100 कमाया तो उसका 90% कंज्यूम हो गया चेंज इन सी। अब मैंने खर्चा किया 90 का, तो मेरा खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, जब 100 एडिशनली कमा रही थी, तो फिर वही डेल्टा वाई, ये भी तो कहानी है ना कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो चेंज इन इनकम 100, ये 90, तो ये 10। ठीक है, अब ये 90 पहुंच गया यहाँ पर, तो 90 का 90% 81 यहाँ हो गया, 9 यहाँ पर हो गया। फिर 81 फिर से किसी इन्वेस्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास चला गया, तो 72.90, फिर ये 65.61, तो ऐसे करके आगे का आप डैश डैश करके बेशक 65.61 तक लिखा है फाइनली टोटल के सामने। फिर ये प्रोसेस देखो, जैसे बैंकिंग में है ना, कि जितना हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट था वो चेंज इन सेविंग के इक्वल हो जाए, तब जाकर हमारा ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने वही सेम करके दिखा दिया कि एमपीसी हमारा अगर वो 0.90 था, तो के का आंसर 10 आएगा। तो हमने 100 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया, तो 1000 करोड़ हम कमाएंगे ही कमाएंगे। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद ये आपके न्यूमेरिकल्स है, थ्योरेटिकली खत्म है, न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ। थक गए हो? भूख लग रही है?